तो आपके सामने प्रस्तुत है द इमिटेशन गेम। यह कहानी एक ब्रिटिश गणितज्ञ की है जिनका नाम एलन ट्यूरिंग होता है, जो न केवल गणितज्ञ थे बल्कि कंप्यूटर वैज्ञानिक और सैद्धांतिक जीव विज्ञानी भी थे। और इन्हें कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के समय बिना जंग में गए लाखों लोगों की जान भी बचाई थी। कहानी की शुरुआत एक टेलीफोन रिंग से होती है। पुलिस को कॉल आया हुआ होता है कि ट्यूरिंग के घर चोरी हुई है, जिसकी जांच के लिए वे 2 कॉप को ट्यूरिंग के घर भेजते हैं। वे चेक करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर किस चीज़ की चोरी हुई है। आगे वे एक मशीन को देखते हैं जिस पर एलन काम कर रहे होते हैं। तब वे एलन से पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ की चोरी हुई है, ताकि हम उस चोर को आसानी से पकड़ सकें। जिस पर एलन कहते हैं, नहीं, तुम उस चोर को नहीं पकड़ पाओगे, और अगर वह तुम्हारे सामने भी आ जाए तो भी नहीं। और मैं तुम्हारे पीछे समय गंवाने से अच्छा किसी सफाई कर्मचारी को बुलाकर यहाँ की सफाई करवाना बेहतर समझूंगा। यह बात दोनों को अच्छी नहीं लगती है और वे दोनों वहाँ से वापस निकल जाते हैं। लेकिन उनमें से एक, जिसका नाम नेक होता है, उसको इस पर शक होता है कि एलन उनसे कुछ छिपा रहे हैं। और अब कहानी सन 1939 लंदन में पीछे आती है, जहाँ जर्मन ब्रिटिश पर बमबारी कर रहे होते हैं और दोनों के बीच जंग चल रही होती है। तब एलन कमांडर डेनिस्टन से मिलने आता है, जो कि रॉयल नेवी के सदस्य होते हैं। डेनिस्टन एलन को एक महान गणितज्ञ मानता है और उसकी काफ़ी तारीफ करता है, लेकिन एलन खुद को ज़्यादा कुछ नहीं मानता है। तब एलन डेनिस्टन से नौकरी के बारे में पूछता है, जिसमें डेनिस्टन कहता है कि तुम गवर्नमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हो। एलन कहता है कि वह गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह हिंसा के बिल्कुल भी विरुद्ध है। जिस पे डेनिस्टन कहता है कि तुम जंग के विरुद्ध हो और वहाँ पे हिटलर नाम का एक व्यक्ति हमें पूरी तरीके से समाप्त करना चाहता है, और वो हमारे बिल्कुल ही पास है। और जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए हो वो एक बेहद ही खुफिया काम है, जिसके लिए मैं कई लोगों को मना भी कर चुका हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी जर्मन जानते हैं। आगे एलन बताता है कि उसे जर्मन का एक शब्द भी नहीं आता है, जिस पर डेनिस्टन नाराज़ हो जाता है और वो उससे बाहर करने लगता है। उसी समय एलन एनिग्मा का नाम लेता है, जिस पर डेनिस्टन उसे तुरंत रोक लेता है। एनिग्मा एक ऐसी मशीन होती है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मन ने बनाया हुआ होता है, जिसमें सीक्रेट कोड के माध्यम से वे सीक्रेट संदेश एक दूसरे को भेजते थे, जिसमें 159 मिलियन 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 सेटिंग्स होती थी। यानी इसके मैसेज को समझना लगभग नामुमकिन होता है। आगे एलन कहता है कि जर्मन कोड एक पजल की तरह होता है, जिस पर मैं काफ़ी माहिर हूँ और मुझे पजल सुलझाना काफ़ी पसंद भी है, और हम इसे जानकर लड़ाई को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। आगे डेनिस्टन एलन को 5 और लोगों से मिलवाता है, जिन्हें उसने इस कोड को समझने के लिए बुलाया होता है। वे सभी को बताते हैं कि इसके कारण रोज़ हमारे काफ़ी लोग मारे जाते हैं। हमें हर दिन सुबह 6 बजे संदेश मिलता है और हमारे पास इसे सुलझाने के लिए 18 घंटे होते हैं, क्योंकि ठीक 12 बजे सेटिंग बदल दिए जाते हैं। तब एलन कहता है कि वह अकेले काम करना चाहता है, क्योंकि उसे टीम वर्क करना पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर स्टुअर्ट आता है और वह बताता है कि इसके कारण हमारे हजारों लोग मारे जा चुके हैं और डेली मारे भी जाते हैं, और जब हम अभी बात कर रहे हैं तो इतनी देर में एक और आदमी मारा गया है, और वे इन लोगों को एनिग्मा मशीन के साथ अकेला छोड़ देते हैं। जर्मन भाषा में उनके सैनिकों को संदेश भेजते हैं कि उन्हें कब और कहां पे हमला करना है, और वे इन संदेशों को कोड के माध्यम से भेजा करते थे। और अगर वे हर एक सेटिंग को कोड करें तो इनमें उन्हें 20 मिलियन से भी अधिक समय लग जाएगा। और अब वे सभी अपने अपने तरीके से कोड को सुलझाने में लग जाते हैं। तब अलेक्जेंडर एलन को बताता है कि उन्होंने लेटर डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता से कुछ संदेश को सुलझा लिया है, जिस पर एलन कहता है कि यह सिर्फ एक तुक्का है, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत के कारण ही हुआ है। और वह आगे कहता है कि वह एक ऐसी मशीन बनाने वाला है जो कि हर कोड को सुलझा सकेगी, वो भी ठीक उसी समय पर। तभी पीटर वहाँ आता है और सभी को लंच के लिए बुलाता है, लेकिन एलन अपने काम पर ही लगा रहता है। वह अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी मशीन को बनाने में देने लगता है, और वह उसके लिए एक ढांचा तैयार करता है, और वह उसके लिए सामान की एक लिस्ट भी बनाता है। और वह उस लिस्ट को लेकर डेनिस्टन के पास पहुंचता है, और वह डेनिस्टन को बताता है कि वह एक मशीन बना रहा है, जिसके लिए उसने एक सामान की लिस्ट भी तैयार की है, और इसके लिए उसे 85 लाख रुपयों की ज़रूरत होगी। जिसमें डेनिस्टन कहता है कि एलेक्स ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है और बाकी सभी लोग भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते हैं। जिसमें एलन कहता है कि वे सभी लोग बेवकूफ़ हैं और किसी काम के नहीं।
तुम उसे बाहर निकाल दो और मुझे पैसे दो ताकि मैं वह मशीन बना सकूं। लेकिन डेनिस्टन इस पर मना कर देता है, जिसके बाद एलन डेनिस्टन के भी हेड कमांडर विंस्टन के पास एक लेटर पहुंचाता है जिसमें वह अपनी मशीन की सारी जानकारी देता है। विंस्टन उस लेटर को चेक करने के बाद एक ऑर्डर भेजता है जिसमें वह एलन को उन सभी का लीडर बना देता है। लीडर बनने के तुरंत बाद एलन अपने दो साथियों को बाहर कर देता है क्योंकि वे इस काम के लिए ठीक नहीं थे, जिस पर बाकी लोग एलन से खुश नहीं होते हैं। अब एलन को दो और लोगों की ज़रूरत होती है क्योंकि वह अपने दो साथियों को पहले ही बाहर निकाल चुका था। इसके लिए वह एक पज़ल बनाता है और पेपर के माध्यम से वह उसे सब लोगों तक पहुंचा देता है। और इसे सॉल्व करने वाले के लिए वह एक और टेस्ट रखता है जिसे देने के लिए काफ़ी लोग वहां पर आते हैं और उन्हें वहां पर एक और पज़ल दी जाती है जिसके लिए उन्हें 6 मिनट होते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। और वे सभी इस पज़ल को सॉल्व करने में लग जाते हैं, जिसमें क्लार्क इसे 6 मिनट से भी कम समय में पूरा कर लेती है। आगे उन दोनों को बताया जाता है कि यह एक बेहद ही सीक्रेट काम है जिसके बारे में आप किसी को भी नहीं बता सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी नहीं। वे आगे कहते हैं कि यहाँ उन्हें एक नार्जी कोड को तोड़ना होता है ताकि वे इस जंग को जीत सकें। और आगे वे उन दोनों जैक और जॉन क्लार्क को अपनी टीम पर शामिल कर लेते हैं। कुछ समय बाद एलन की फंडिंग हो जाती है और उसे मशीन खरीदने के लिए पैसे भी मिल जाते हैं, जिसके बाद एलन मशीन का सारा सामान मंगा लेता है और उसे जमाने में लग जाता है। तभी जैक वहां पर पहुंचता है, लेकिन एलन का ध्यान जैक से ज़्यादा क्लार्क पर होता है जो कि वहां पर नहीं आई होती है। तो एलन उसे लेने उसके घर पहुंच जाता है। एलन उसे अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर क्लार्क कहती है कि मेरे घर वाले मुझे वहां आने से मना कर रहे हैं। साथ ही मेरा भी ऐसा मानना है कि वहाँ के पुरुषों के बीच काम करना ठीक नहीं होगा। जिस पर एलन कहता है कि वहाँ और भी लड़कियाँ काम करती है, तो तुम वहाँ पर उनके साथ काम करके वहाँ पर रह सकती हो। जिस पर क्लार्क उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वह बाहर आती है तब वह एलन से पूछती है कि आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। जिस पर एलन कहता है कि कई बार ऐसे लोग जिन्हें कि नाकाबिल समझा जाता है वही लोग असंभव कार्य कर जाते हैं। और अब क्लार्क भी उनके साथ काम करने आने लगती है। वे लगातार कोड को समझने पर लगे होते हैं, लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि उस समय सारी सेटिंग चेंज हो जाती है। एक रात एलेक इससे परेशान हो जाता है और वह एलन पर बेहद ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि एलन का ध्यान सिर्फ उस मशीन पर होता है और वह बाकियों का साथ नहीं देता है। क्योंकि एलेक्स का ऐसा मानना होता है कि अगर एलन उनकी मदद करे तो वे शायद जल्दी से इस पजल को सॉल्व कर पाएंगे। जिस पर एलन कहता है कि उसकी मशीन ज़रूर काम करेगी और सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। बाकी सभी लोग फिर से उससे नाराज़ हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उस रात एलेक्स जर्मन के कोड को लेकर क्लार्क के पास पहुँचता है। एलन क्लार्क को बताता है कि उसने उस मशीन का नाम क्रिस्टोफर रखा है, जिसके पीछे भी एक कहानी होती है। 1928 में जब एलन स्कूल में होता है, जहाँ बाकी सभी बच्चे एलन को बेहद ज़्यादा परेशान करते हैं, हर समय उसे डराते रहते हैं, जहाँ उसका फ्रेंड क्रिस्टोफर उसकी हेल्प करता है और क्रिस्टोफर हमेशा उसका साथ देता था। और क्रिस्टोफर ने ही सबसे पहले पजल की दुनिया के बारे में उसे बताया होता है और उसके हाथ में गुप्त संदेश की बुक थमा दी थी और यहीं से उसका सफ़र की शुरुआत भी हुई थी। वे अब दोनों एक दूसरे से कोड की भाषा में बात करने लगे थे और एलन मन ही मन उसे पसंद भी करने लगा था और एलन उसे अपने मन की बात बताने वाला होता है। तब एलन को पता चलता है कि किसी कारणवश क्रिस्टोफर की मृत्यु हो गई है, जिससे कि वह अकेला हो जाता है और काफ़ी परेशान भी। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां एलन क्लार्क के साथ होता है और वह उससे कह रहा होता है कि वह इन सारे कोड को इस मशीन में डालना चाहता है ताकि वह उसे एक यूनिवर्सल मशीन बना सके, जिससे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जो न केवल सब कुछ समझ पाएगा बल्कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए यह भी बताएगा। यानी कि वह एक डिजिटल कंप्यूटर बनाना चाहता है। अगले दिन वह ऑफिस पहुंचता है, जहां कमांडर डेनिस्टन एलन की डेस्क को चेक कर रहा होता है क्योंकि उसे एलन पर शक होता है कि वह एक नारजी जासूस है। डेनिस्टन वहां की पूरी जांच करता है, लेकिन उसे वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि वह एलन को गिरफ्तार कर सके। जिसके बाद डेनिस्टन वहां से चला जाता है। आगे वे सभी एक बार में पहुंचते हैं, जहां क्लार्क एलन को एक सुझाव देती है कि वह अपने काम में उसकी पूरी टीम की हेल्प ले, क्योंकि एरिग्मा बेहद ज़्यादा स्मार्ट है। इसके लिए उसे मदद की ज़रूरत होगी, इसलिए वह सभी से अच्छा व्यवहार करे ताकि वे मन से एलन की हेल्प कर सके। क्लार्क की बात मानते हुए एलन सभी से अच्छा व्यवहार करने लगता है और सभी के लिए सेब लेकर भी जाता है। साल बीत जाता है और वे सभी अपने काम पर लगे होते हैं। एलन की मशीन तैयार होती है
और वह अपने क्रिस्टोफर को ऑन करता है। वह मशीन लगातार चलती रहती है, लेकिन एलन को इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। और यह बात कमांडर डेनिस्टन को पता चलती है कि एलन की मशीन कोई काम नहीं कर रही है, जिस पर डेनिस्टन एलन के पास पहुंचता है और उस मशीन को बंद कर देता है। डेनिस्टन कहता है कि तुम्हारी मशीन कोई काम की नहीं है और वह इस मशीन से परेशान हो चुका है और वह इसे बंद करना चाहता है। और डेनिस्टन एलन को निकालकर उसकी फंडिंग भी बंद करने को कहता है। तभी एलेक्स वहां पे पहुंचता है और वह एलन का साथ देता है और वह कहता है कि एलन की मशीन काम करती है, हमें थोड़ा और समय चाहिए ताकि हम इसे साबित कर सकें। और अगर आप इस प्रोजेक्ट से एलन को बाहर निकालते हैं तो आपको मुझे और हम सभी को यहाँ से बाहर करना होगा और हमारे जैसे लोग आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। जिस पर डेनिस्टन उसकी बात मानता है और उन्हें 1 महीने का समय देता है, जिसमें उन्हें साबित करना होगा कि एलन की मशीन काम करती है, नहीं तो वो उन सभी को वहाँ से बाहर निकाल देगा। एलन सभी का धन्यवाद करता है कि सभी ने उसका साथ दिया। कुछ समय बाद एलन और क्लार्क साथ में होते हैं और वे क्रिस्टोफर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब क्लार्क बताती है कि उसके पेरेंट्स के कारण उसे वापस जाना होगा, क्योंकि उसकी उम्र 25 साल हो चुकी है और अब वह शादी के लायक हो चुकी है, जिसके लिए उसे वापस घर जाना होगा, क्योंकि उसकी यहाँ कोई रुकने की खास वजह भी नहीं है। उस समय एलन को क्लार्क की ज़रूरत होती है, इसलिए वह उसे रोकने के लिए शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर क्लार्क भी मान जाती है और वहाँ रुकने को तैयार हो जाती है, क्योंकि क्लार्क भी एलन को पसंद करने लगी थी। आगे उनकी सारी टीम एक बार में होती है और वे लोग मस्ती कर रहे होते हैं। क्लार्क एलेक्स के साथ डांस कर रही होती है, जबकि एलन किसी चिंता में होता है। तब उसके साइड में जॉन बैठा होता है और वह उससे कहता है कि क्या होगा कि वह क्लार्क के साथ प्यार से ना रह पाए, क्योंकि वह समलैंगिक है और उसका कई पुरुषों के साथ संबंध भी रह चुका है। जिसमें जॉन कहता है कि उसे पहले ही पता था कि वह पुरुषों को पसंद करता है और क्लार्क को यह बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़की यह बिल्कुल सहन नहीं करेगी कि उसका हस्बैंड किसी पुरुष को पसंद करता हो। साथ ही यह गैर कानूनी भी है और डेनिस्टन को इसी मौके की तलाश है कि वह किसी एक गलती में तुम्हें काम से बाहर निकाल सके, इसलिए इस बारे में किसी को ना ही बताओ तो बेहतर होगा। तब एलन इस बात को समझता है और वह चुप रहता है। एलन क्रिस्टोफर पर काम कर रहा होता है, लेकिन वे फिर से फेल हो जाते हैं और फिर से हताश हो जाते हैं। और रात में वे फिर से बार पहुंचते हैं और वहां पे हेलन नाम की एक लड़की मौजूद होती है जो कि उनके साथ काम करती है। तब एलेक्स एलन के सहारे उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उसे अच्छी लगने लगी थी। वे साथ में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जब हेलन कहती है कि वह एक जर्मन व्यक्ति के साथ काम कर रही है और वह धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी है, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड है। जिस पर एलन पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जिस पर हेलन कहती है कि वह बार बार 5 अक्षरों को दोहराता है जो कि CILLY होते हैं, इसलिए मुझे लगा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जिस पर एलन कहता है कि जर्मन को कहा गया है कि वे हर बार नए लेटर्स का यूज़ करें, जबकि यह जर्मन व्यक्ति बार बार उन शब्दों को दोहरा रहा है। तब एलन दौड़ते हुए अपने ऑफिस आता है और वह सभी से कहता है कि क्या होगा कि क्रिस्टोफर को सारे शब्द ढूंढने ना पड़े। अगर हम पहले ही उसे कुछ लेटर दे दें तो वह अपने आप ही वर्ड्स बना लेगा, जैसे कि उसके संदेश में मौसम की रिपोर्ट हर सुबह भेजे गए मैसेज में होती है, जिसमें लिखा होता है कि हिटलर की जय। तब वे सुबह 6 बजे का संदेश देखते हैं और उन शब्दों को वोल्टेज के सहारे मशीन पर डाल देते हैं। तभी क्रिस्टोफर रुकता है और उन्हें कुछ लेटर्स मिलते हैं और वे सबसे नया संदेश और उन लेटर्स के साथ एनिग्मा मशीन के पास पहुंचते हैं और इन शब्दों की मदद से वे इस पजल को सॉल्व कर लेते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है, वे कामयाब होते हैं और सभी बेहद खुश होते हैं। वे रात भर काम करते हैं और अब उनके पास सारी लोकेशन होती है। तभी वे देखते हैं कि उनमें से एक जगह पर अटैक होने वाला है। तब एलेक्स डेनिस्टन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन एलन उसे बीच में ही रोक देता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। जिस पर एलेक्स बेहद ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उसे एक थप्पड़ मार देता है। और एलेक्स कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया और हमला रुका तो जर्मन समझ जाएंगे कि हमने एनिग्मा का हल निकाल लिया है और हमें पता है कि उनका अगला टारगेट क्या होगा, जिससे कि वे यह बात समझ जाएंगे कि हमने एनिग्मा का हल निकाल लिया है, जिससे कि वे तुरंत सारी सेटिंग्स को चेंज कर देंगे और हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तब उनमें से एक, जिसका नाम पीटर होता है, वह कहता है कि हमें यह अटैक रोकना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर उसका भाई होता है। वह सभी से इस पर रिक्वेस्ट करता है,
लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने देश हित में काम करना होता है। बाकी किसी भी फीलिंग का वहाँ पे कोई जगह नहीं होती है। एलन पीटर से इस बात पर माफ़ी मांगता है और आगे हम देखते हैं कि वह हमला होता है और जर्मन उस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। आगे एलन और क्लार्क स्टेवर्ट के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने एनिग्मा का हल तोड़ लिया है, लेकिन वे उसे गुप्त रखना चाहते हैं, जिसमें उन्हें उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है ताकि किसी को भी इस बात का पता ना चल सके कि उन्होंने एनिग्मा का हल निकाल लिया है, ताकि वे एक नया सिस्टम बना सके जिसमें उन्हें पता होगा कि उन्हें कौन सा हमला रोकना चाहिए और कौन सा नहीं, क्योंकि जितने कम एक्शन लिए जाएंगे युद्ध जीतने के चांस उतने ज़्यादा होंगे और हर एक एक्शन पर उन्हें एक झूठी कहानी बनानी होगी जिससे कि वे सभी को दे सके ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो, जिस पर स्टेवर्ट उनका साथ देता है। साथ ही वह एलन की तारीफ भी करता है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं और वे लगातार काम करते हैं और हर एक मैसेज को सॉल्व भी करते हैं। एक दिन एलन और जॉन एक साथ काम कर रहे होते हैं। तब एलन को जॉन की एक डायरी मिलती है और एलन को उसके बारे में पता चलता है कि वह एक जासूस है। एलन कहता है कि वह इसके बारे में डेनिस्टन को बताएगा, जिस पर जॉन कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम मेरा सीक्रेट उसको बताओगे तो मैं भी तुम्हारा सीक्रेट उसको बता दूंगा, जिससे कि तुम्हारा सारा काम बर्बाद हो जाएगा, जिससे कि एलन को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन वह क्लार्क से मिलने पहुंचता है, लेकिन क्लार्क वहाँ मौजूद नहीं होती है। वहाँ क्लार्क की जगह स्टेवर्ट मिलता है। तब एलन को पता चलता है कि स्टेवर्ट ने ही सोवियत एजेंट यानी जॉन को वहाँ पर रखा होता है और यह सभी उसके प्लान का एक हिस्सा होता है। आगे स्टेवर्ट जॉन से कहता है कि ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जॉन के द्वारा जितने भी मैसेज पहुँचाए गए थे उन सभी से हमारा फ़ायदा ही हुआ है। इस पर एलन डर जाता है और वह क्लार्क के पास पहुँचता है और वह उसे कहता है कि वह वापस घर चली जाए और वहाँ जाकर वह किसी और से शादी कर ले और वह अच्छे से रहे। और वह आगे उसे बताता है कि वह एक समलैंगिक है, जिस पर क्लार्क कहती है कि उसे पहले से ही पता था और उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वह उसे सच में चाहती है और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है। लेकिन एलन को उसे वापस भेजना था और वह आगे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया सिर्फ एनिग्मा को तोड़ने के लिए किया, जिस पर क्लार्क गुस्सा हो जाती है और वह उसे एक थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारते हुए वह कहती है कि सब लोग तुम्हारे बारे में सही कहते हैं, तुम सचमुच में बेहद ज़्यादा घमंडी हो। और क्लार्क वहाँ से चली जाती है। आगे जंग लगातार 2 सालों तक चलती है और वे हर दिन एक मुश्किल निर्णय लेते हैं कि कौन जिएगा और कौन नहीं, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ा। वे हर दिन कोड को डिकोड करते हैं और वे हर एक बड़ी जंग को रोकते हैं और इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहकर उन्होंने जर्मन को हरा दिया था और यह बिल्कुल भी संभव नहीं होता अगर एलन उस मशीन को न बनाता। लड़ाई खत्म हो जाती है और सब वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और उन्हें ऑर्डर दिए जाते हैं कि वे जाने से पहले सारी चीज़ों को ख़त्म कर दें ताकि यह हमेशा के लिए सीक्रेट रह सके। अब कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां एलन से पूछताछ चल रही होती है और एलन पर आरोप लगाया जाता है कि वह एक समलैंगिक है, क्योंकि उस समय ऐसा होना एक बेहद बड़ा अपराध होता है जिसके लिए लोगों को कड़ी सज़ा भी दी जाती थी। तब फैसला किया जाता है या तो एलन को जेल होगी या एलन को हार्मोनल थेरेपी अपनानी होगी, जिससे कि उसके अंदर ऐसे ख्याल आना खत्म हो जाएंगे। तब एलन उस थेरेपी को चुनता है क्योंकि वह अपने क्रिस्टोफर से दूर नहीं जाना चाहता था। एक दिन क्लार्क एलन से मिलने आती है। तब एलन सारी बातें क्लार्क को बताता है और एलन देखती है कि इस थेरेपी के कारण एलन बेहद ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और एलन अंदर ही अंदर काफ़ी टूट भी गया है। वह एलन से कहती है कि तुम अकेले यह सब कैसे कर पाओगे, जिस पर एलन कहता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं क्योंकि क्रिस्टोफर हमेशा उसके साथ था, जिससे कि वह इमोशनली बेहद ज़्यादा जुड़ भी चुका है। आगे क्लार्क एलन को हिम्मत देते हुए कहती है कि तुम कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, तुमने न जाने कितने लोगों को जीवन दिया है और कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता है और कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसी अनोखी चीज़ कभी नहीं बना सकता है और कोई नॉर्मल व्यक्ति इस जगह को नहीं बचा सकता था। आगे एलन कहती है, कई बार सच में जिन लोगों को काबिल नहीं समझा जाता है वे ही इस दुनिया में अनोखे काम कर जाते हैं जो कि कोई नॉर्मल व्यक्ति कभी नहीं कर पाता है, इसलिए तुम बेहद ज़्यादा खास हो। इस बात से एलन को थोड़ा अच्छा लगता है,
लेकिन इसके ठीक एक साल बाद 7 जून सन 1954 में हार्मोनल थेरेपी के चलते एलन सुसाइड कर लेता है। जिस समय एलन की उम्र सिर्फ 41 साल थी। सन 1885 से लेकर 1967 तक ब्रिटिश के लॉ के अनुसार 49,000 से भी ज़्यादा होमोसेक्सुअल लोगों को सज़ा दी गई थी। लेकिन इसके कई साल बाद सन 2013 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा एलन ट्यूरिंग पर लगे सारे आरोपों को हटा दिया गया था और एलन को उनकी अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया।